अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। और अच्छी खबर के साथ तक तो बड़ी अच्छी बात होती है। ये ज़रा लेट नाइट डेवलपमेंट हुई है और शायद कुछ लोगों को ना पता हो। हम आपको बताएंगे कि गजा में गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान आग और खून की होली खेलने के बाद अब इजराइल एक नए अमन मंसूबे पर आमादा हो गया है। और यहाँ आग और खून की होली में हम उन हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत ज़रूर करेंगे जिसमें कितने ही हज़ारों बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आग और खून की होली तो चल ही रही है, लेकिन एज वी स्पीक वो लोग जिंदा तो हैं लेकिन ना खाने के लिए है, कुछ ना पीने के लिए। इसलिए हम एक बड़े मास स्टार्वेशन है, कहत साली की सूरत हाल है और भूख से भी दर्जनों लोग रोजाना अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये अब अगर अमन की बात हो रही है तो वो क्या क्या बीच में हुआ है। पिछले 2 सालों में 65 people Palestinians have died. 65,000 या 65K। और जिसमें बाय द वे फिगर जो है इसलिए ज़्यादा डॉन्टिंग लगता है, ऑल्दो 65,000 कहना तो एज इट इज़ बहुत बड़ी बात है, जिसमें 35,000 सिर्फ बच्चे हैं। मतलब 35,000 बच्चे पिछले 2 सालों में ख़त्म हो गए। तो आप अंदाज़ा करें, मतलब वी डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, इसीलिए हम एक नस्ल ख़त्म कर दी, एक नस्ल तो ख़त्म हुई है और जो बचे कुचे हैं वो भूख से मारे जा रहे हैं। अब ये अब जो पेशरफ्त हुई है ज़ाहिर है इसे हौसला अफजा ही समझा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किए गए गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त इजरायली वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका के दौरान सामने आई है, जिसमें तमाम ही मुस्लिम ममालिक रजामंद नज़र आ रहे हैं। गजा जंगबंदी के मुजव्वज़ा 20 निकात की जो तफसील सामने आई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीदा निकात हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी। इस मुआहदे के मुताबिक गजा में तमाम अस्करी ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे। हमास 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब इसराइली यरगमालियों की बाकियात 72 घंटों में वापस करने का पाबंद होगा और बदले में जी सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, हमास गैर मुसल्लह होगी और मुस्तकबिल में गजा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 12 नुकात में 20 नुकात में ये सारी चीज़ें जो हैं ये दर्ज की गई हैं एंड दे हैव टू बी फॉलोड। अच्छा, जो हमास रहनुमा पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराएंगे उन्हें ना सिर्फ आम माफ़ी दी जाएगी बल्कि दूसरे ममालिक जाने के लिए महफूज रास्ता भी फराहम किया जाएगा। हाउ इट्स गोइंग टू कम अबाउट दैट रिमेन्स टू बी सीन। अमन मंसूबे में गजा के रिहायशियों को जबरी इनखला पर मजबूर ना कराने की भी यकीन दहानी कराई गई है। आपको पता है कि पूरी जगह को तो इलाके को तो खाली किया जा ही रहा था। इसमें जहां हमास के लिए एक सेटबैक है वहां इजराइल के जो राइट विंग का देरीना मुतालबा था कि बस अब खत्म करेंगे हम ये गजा और वेस्ट बैंक और सब अपने अंदर जम कर लें। एक्चुअली वो लोकेशन, वो जो जगह है, दैट इज व्हाट दे वांटेड। आपको याद है कुछ महीनों पहले तक तो वहां रिवियरा और पता नहीं क्या क्या बनाने की पूरी एक प्रपोजल्स आ रहे थे। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड। रोकने की बात की गई है कि ऐसी कोई भी तजवीज़ ना काबिल अमल है ना काबिल गौर है। खैर, गजा की सिक्योरिटी होनी चाहिए वैसे तो। और काबिल कबूल भी नहीं है। गजा की सिक्योरिटी के लिए आरजी बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा ना करने का इजरायली वादा और इसराइल की तरफ से कतर पर कोई और हमला ना करने की यकीन दहानी भी तजावीज़ में मुजव्वज़ा निकात में शामिल हैं। और नेतन्याहू ने टेलीफोन भी किया, बिल्कुल टेलीफोनिक एक राब्ता भी हुआ कतरी वज़ीर आज़म को, और जिससे कहा यही जा रहा है कि माफ़ी भी मांगी गई नेतन्याहू की तरफ से। मोर डिटेल्स ऑन दैट लेटर, लेकिन पहले इसके निकात की हम और बात करेंगे। बात कर लिया। अच्छा, ट्रंप इक्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी, ट्रंप का ये कहना है। नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहे कर सकते हैं। बहुत ही फ्रैंक क्लियर वर्ड्स में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कुछ देखें आपके भी। Under the plan, Arab and Muslim countries have committed to demilitarize Gaza, decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations, and we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. And I'm hearing that Hamas wants to get this done too. All parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing.
अच्छा, हमास की तरफ से ज़ाहिर है अभी ये कहा जा रहा है कि इस अमन मुआहदे, मुजव्वज़ा अमन मुआहदा जो सदर ट्रंप की तरफ से सामने आया है उस पर हम गौर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि बैकडोर नेगोशिएशंस, बैकडोर डायलॉग में हमास की मशरूत रजामंदी के भी इशारे मिल रहे हैं। बिल्कुल, इशारे इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि एग्जॉस्शन, मतलब यू कैन इवन इमेजिन कि दोनों साइड पे होगी, एवरीबडी वांट्स परहैप्स अ पीस डील आउट ऑफ इट। अच्छा, पूरी दुनिया को इस वक्त क्या चाहिए? जाहिर है एवरीबडी वांट्स अ पीस डील आउट ऑफ इट। पूरी दुनिया इस वक्त यही चाहती है कि यहाँ बमबारी रुक जाए, लोगों की शहादतें रुक जाएं और खाना मिल जाए। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी आवाम, पानी मिल जाए, बिल्कुल इतनी बेसिक लग्जरीज वगैरह जिनको अब तो हमने बड़ी बेसिक नेसेसिटीज बना दिया गया है, वो तो दूर की बातें, इनके पास तो वाकई खाना पीना नहीं अभी है। तो सर छुपाने की जगह की भी बात नहीं हो रही। इंटरनेट और पता नहीं किन चीजों की बात करें, फॉरगेट दैट, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल, दैट इज इट। तो इस वक्त तो दुनिया को ये भी खतरा है कि हमारी नजरों के सामने ये चीज हो रही है, इसलिए एनी पीस डील वुड बी गुड एंड दिस इज नॉट सो बैड। अच्छा, अब आपको ये बताएं कि इजरायली वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने खसूसन पाकिस्तान का जिक्र किया। कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर भी मेरे साथ हैं, ये उनका कहना था। सुने। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. चलें जी, 100% हिमायत भी है, साथ भी इस अहम पेशरफ से पहले इजरायली वज़ीर आज़म ने वाइट हाउस से कतरी वज़ीर आज़म पर टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने दोहा पर फ़ज़ाई हमले पर बाकायदा माजरत की है और आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई ना करने का अज़्म भी जाहिर किया है। सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मनसूबे पर अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा का एक मुश्तरका बयान भी सामने आ गया है। आप देखेंगे भी अभी स्क्रीन पे, इसमें सऊदी अरब है, उर्दन है, UAE है, कतर है, मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने गज़ा जंग के ख़ात्मे का ऐलान का खैर मकदम किया है और कहा है कि अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन को भी तैयार हैं। साथ ही अच्छा, इसके अलावा बरतानिया, इटली, फ्रांस, यहाँ के सदर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमरीकी अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में अमरीकी सदर ट्रंप के गज़ा जंग मनसूबे का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देरपा अमन सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। डेफिनेटली ये तो कब से बातें हो रही हैं और वाज़ेह रहे कि अक्टूबर 2023 से गज़ा में जारी इजरायली जारियत में 67, मतलब इतना फिगर जो एग्जैक्ट है वो 65,000 प्लस है, उसको राउंड फिगर में 66,000 अगर आप कह लें। 66,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें 35,000 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। मुजव्वज़ा अमन मनसूबा गज़ा के रिहायशियों के लिए होपफुली एक ताज़ा हवा का झोंका हो। बज़ाहिर तमाम फ़रीक़ैन इस नए अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहे हैं। अब हमास इस मनसूबे पर क्या रद्द-ए-अमल देती है ये देखने वाली बात है, लेकिन इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं कि पस मंज़र में जो गुफ्तगू हो रही थी वो इसमें ऑन बोर्ड थे। अब हतमी तौर पर क्या फैसला होता है, दैट इज़ टू बी सीन, क्योंकि अभी यही ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि इस मुजव्वज़ा अमन मनसूबे या मुआहदे पर, जो अभी हुआ नहीं है मुआहदा, अभी तो मनसूबा ही है, उस पर गौर किया जा रहा है हमास की तरफ से। इसी पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, आगे चलते हैं। जी, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा है और भी हमने बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया बिकॉज वी रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि इधर क्या हो रहा है। ये कब से बातचीत, ये बैकडोर नेगोशिएशंस कब से स्टार्ट हो रही थी, विच कल्मिनेटेड इन लास्ट नाइट, जब लास्ट नाइट हमारी बेसिकली जब ये अनाउंसमेंट हुई कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इट। अच्छा, ये यरगमालियों को रिहा करना, ये सारी बातें जो हैं दे आर कंडीशनल अपॉन 72 आवर्स के अंदर ये सब होना है। जब पीस डील जो है उसको 72 घंटे हो जाए और 2 दर्जन है, एक सेकंड ना, 72 आवर्स जब हो जाएं इस पीस डील को, तो तब तक सारे यरगमालियां जो है विद इन 72 आवर्स, जब तक हो जाए, जब हो जाए नहीं, विद इन 72 आवर्स
हाँ, इनफैक्ट विद इन 48 आवर्स 20 लोगों को जो जिंदा है वापस करना होगा, और विद इन 72 आवर्स जो बाकी 2 दर्जन हैं जिनकी बाकियात हैं वो वापस करनी होंगी। और साथ ही इजराइल, यहाँ से तो एक्सचेंज होगा लेकिन उधर से भी ऑलमोस्ट 1500 से ज़ायद खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जी जी बिल्कुल। वहाँ से जो फलस्तीनी कैप्चर्ड हैं इजराइल में उनको भी रिहा किया जाएगा। अच्छा, और जो फलस्तीनी कैप्चर्ड है ना इजराइल में, वो भी पिछले कोई 2 साल की बात नहीं है, जो लाइफ सेंटेंसेस जिनको हुई हैं उनको भी रिहा करने की बात हो रही है। अच्छा, ये भी बात हो रही है कि हमास ने जो रिलीज करने हैं, जो कैप्टिव्स हैं उनके पास, वो फौरी होंगे, और जो इजराइल ने करने हैं वो एक सिस्टमैटिक अंदाज होगा, वो एक मरहलावार एक तरीक़ेकार बनाया जाएगा जिसके थ्रू वो रिलीज होंगे। तो जी अब हाउ मच फेथ डज द वर्ल्ड हैव कि ये सारा मुआहिदा जो हुआ है जिसके 20 नुकात हैं वो एक्चुअली हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सिंसियरिटी किस में है, हाउ वी विल गो फॉरवर्ड, इस पे हमने बात करनी है। और एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अभी नहीं होंगे हमारे साथ, so we are trying to connect to a lot of people actually. These are late night developments और a lot of people are catching up. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई, क्योंकि कल आपको पता ही है कि फिर पहले तो वी वर ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द क्रिकेट टूर्नामेंट, और फिर क्या हुआ कल तक हम उसकी बातें कर रहे थे, और फिर अब उसका जो होना है वो तो होना है, वो तो आगे बात चल पड़ी है। एंड राइट आफ्टर दैट something major like this came up and all eyes are on this, और concentration जो है इस पे है, because इसके लिए इंतज़ार बड़े अरसे से किया जा रहा था, कोशिशें इस पीस डील के लिए, या फिर कुछ ऐसा हो कि कुछ तो रिलीफ मिले वहाँ के लोगों को, इसका इंतज़ार भी था। पिछले महीने तक नेतन्याहू बिल्कुल इस मूड में नहीं थे कि कोई पीस डील होगी। आपको याद ही है क्या क्या एनेक्सेशन की बातें, जम करने की बातें, खत्म करने की बातें, कि एक शख्स को वहां नहीं छोड़ेंगे, मतलब यू कैन नेम इट। पिछले 2 साल में हमने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन पिछले 1 महीने में तो लग रहा था दिस इज ओवर। और क्या ये एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की राह हमवार कर सकेगा मुआहिदा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। सर्टनली क्या फ़लस्तीन के लोग अमन में रह सकेंगे, मतलब बग़ैर कोई ख़तरा उनके सर पे जो दहाइयों से हर वक्त मंडला रहा होता है, क्या उसका ख़ात्मा हो सकेगा, क्या उससे निजात मिल सकेगी, क्या ये जो फोर्स तैनात करने की बात की जा रही है ये इजरायली अग्रेशन से भी फ़लस्तीनियों की हिफाजत करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस फोर्स में एटलीस्ट जितना हमें समझ आई है, नेचुरली वी विल बी टॉकिंग टू आवर एक्सपर्ट्स इन अ व्हाइल, लेकिन उस फोर्स में मेंबर्स अमेरिका के भी होंगे, उस फोर्स में मेंबर्स कतर के भी होंगे, और उस फोर्स में मेंबर्स इजराइल के भी होंगे। तो लेट्स सी कि एक्चुअली इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है बाय द गाज़न्स, बाय द पैलेस्टीनियंस कितनी होगी। बहुत से सवाल हैं एक्चुअली। बात सारी वही आ जाती है कि पिछले इतनी दहाइयों से ये मामला जो है चल रहा है, पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं दुनिया की नज़रों में आ गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन ओवर देयर। इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पास्ट 20-30 years। तो ऐसा लगता है कि किसी और सैयारे के मनाज़िर रहेंगे। ये लिटरली इसी दुनिया में हमारे सामने 2025 में इस सदी में ये सारा कुछ हो रहा है, जहाँ हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया गया, जिसमें हज़ारों ख़वातीन बच्चे भी शामिल थे, जिनमें से लिटरली बाज़ 2 दिन के भी थे, 1 दिन के भी थे, चंद घंटे के भी थे, 10 साल के भी थे, 12 साल के भी थे। मतलब इन लोगों को इस जंग में झोंक दिया गया, इन बच्चों को इस जंग में झोंक दिया गया। अब्दुल्ला, एक और उससे ये सब कुछ हुआ बहुत बुरा है ऑफ कोर्स। उसके बाद जो बच्चे कुछ पीछे रह गए उनको एड ना आने देना, उनकी मेडिकेशंस ना आने देना, खाना पीना ना आने देना, साफ पीने का पानी ना आने देना, और जहाँ लोड्स एंड लोड्स ऑफ ट्रक्स खड़े हों बॉर्डर्स पे, चीज़ें लेके आए हों और आप उनको अंदर ना जाने दें, मतलब ये सारी चीज़ें तो ये वॉर क्राइम्स में आ जाती हैं। और सवाल एक बहुत बड़ा ये भी आता है कि इस पीस डील तो चलो जो हो गई, और ऑब्वियसली वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू के हो जाए, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल दोज वॉर क्राइम्स? उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, क्या उसका कोई एहतसाब होगा, क्या उसका कोई मुहासबा होगा या नहीं होगा? तो कल जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी सदर ट्रंप में और नेतन्याहू के बीच में, और जो सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही थी वहाँ से, मतलब बात तो सही है कि ऑफ कोर्स देयर शुड बी पीस, और कोई भी राह बने उसकी वो होना चाहिए, बट व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी? ये वही शख्स है जो पिछले महीने तक कह रहा था कि चक्कर ही नहीं है कि मैंने दुनिया की नहीं सुननी, और कहीं भी मैं, और कल भी उन्होंने दोहराया ये कि हमास के मेंबर्स को मैं कहीं भी देखूंगा तो वी विल ऑब्वियसली टैकल देम।
तो लिहाजा ये एटीट्यूड हो, ये जारहाना अंदाज हो, और ये मिलिट्री माइट भी हो। मिलिट्री माइट तो है ही, और खुली छूट है साथ। हाँ, खुली छूट भी है, एक तो थपकी है, इनफैक्ट इनकरेजमेंट है, थपकी है, साथ है खुली छूट भी है, और ज़ाहिर है फौजी ताकत भी है, जिसकी वजह से दुनिया देख ही रही है कि हुआ क्या है। क़यामत का मंजर था, क़यामत का मंजर है, गुज़श्ता 2 साल से यही चल रहा है। अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी भी बातें हों फिर 2 साल में जी हमें पता कैसे चला कि अंदर हो क्या रहा है? कितने सहाफ़ियों को, कितने जर्नलिस्ट को इन्होंने टारगेट करके मारा। मतलब आप देखिए ना, वो एक टर्म होता है ना, डोंट शूट द मैसेंजर। सहाफ़ी क्या होता है? वो तो सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी एक खबर पहुंचा रहा है ना कि जी ये इधर हो रहा है, फैक्चुअली ये बातें हैं। बाकी दुनिया कैन मेक अप देयर माइंड, बट दे एक्चुअली टारगेटेड देम के अंदर से कोई खबर भी ना निकले। सो देयर हैज एवरीवन, दे टारगेटेड डॉक्टर्स, दे टारगेट हॉस्पिटल्स, दे टारगेट क्लिनिक्स, दे टारगेटेड जर्नलिस्ट्स। सो सहाफ़ियों की हम बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम अस्पतालों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। सो व्हाइल वी स्पीक अबाउट द पीस विच इज़ वेरी गुड, वी कैन नॉट इग्नोर कि एक्चुअली इधर हुआ क्या है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसका एहतसाब क्या होगी या नहीं होगी। हाउ कैन यू मूव ऑन अगर इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि जो लोग जिंदा बच गए हैं वो जिंदा रहें और उन्हें अमन मिल जाए, और यहाँ कोई रिहैबिलिटेशन हो जाए, और यहाँ खाना पहुँच जाए। अभी तो प्रायोरिटी ये है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि यहाँ जो खून की होली खेली गई है उसकी जवाबदेही भी दुनिया करेगी या नहीं करेगी। मतलब 248 इज द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जिनको ये खत्म कर चुके हैं। अब्दुल बासित साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब शुक्रिया। अब्दुल बासित साहब, ज़ाहिर है एक मेजर डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस पे, दुनिया का ये हिस्सा तो इज़ काइंड ऑफ वेकिंग अप टू दिस बिग न्यूज़। क्या समझते हैं जो अभी खद्दो-खाल सामने आए हैं, ये हौसला अफजा है या इस पे सवाल हैं? बहुत मेजर सवालात हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये तो बिल्कुल वन साइडेड लगती है और डिक्टेशन लगती है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो। क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले चलिए हमास से तो इस पे इत्तेफाक कर लिया था कि वो जो अगली डिस्पेंसेशन है, ब्यूरोक्रेटिक है, टेक्नोक्रेटिक है, गजा में वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ नबरद आजमा हैं तो आप किस तरह उनको डीमिलिटराइज कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं जो भी रिसेंट अभी पीछे थोड़ी देर पहले ही 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने बात की पैलेस्टीनियन स्टेट की, और कहीं भी ईस्ट जेरूसलम का जिक्र नहीं है कि वो उसका कैपिटल होगा। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक सरेंडर है, मैं तो उसको इसी तरह ही देख रहा हूँ। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे मैं इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि इससे डायरेक्ट हमारा जम्मू और कश्मीर का मामला भी जुड़ा हुआ है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक फ़लस्तीन की स्टेट कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक पाकिस्तान कम अज़ कम अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको लगता है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी इस अमन माहिदे से? और अभी चारा क्या था अब्दुल बासित साहब? मतलब अभी लोग भूख से भी मर रहे हैं, जो बमबारी से मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं। सो हम क्या देख रहे थे? ये और सिलसिला कितनी देर चल सकता था, और क्या इस अमन माहिदे के बाद रियासत की राह हमवार हो सकेगी? देखिए, बुनियादी फैसला तो फ़लस्तीनियों ने करना है। ये हमारा इख्तियार ही नहीं है कि हम फ़लस्तीनियों के बिहाफ पे फैसला करें। अगर फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि वो मज़ीद कुर्बानियाँ देना चाहते हैं, अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहते हैं, तो लेट बी सो। लेकिन हम उनके बिहाफ पे अगर पूरी फ़लस्तीनी रियासत का जो कॉन्सेप्ट है वही उनसे ले रहे हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मानने से भी इनकार कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, तो फिर बाकी बचता क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि किस तरह ये मामला आगे चढ़ेगा। और इस तरह देखिए, जो ये आज़ादी के लिए जो एक तहरीकें होती हैं वो सर दम नहीं तोड़ती। ये मुमकिन है कि आपको 1-2 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, लेकिन ये फिर उठेगा, ये इसका खत्म नहीं होगा। तो मुझे कोई टेनेबल वायबल सोल्यूशन नहीं लग रहा। जी अब्दुल बासित साहब, वी हैव टू एग्री विद यू, क्योंकि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही थी तो इट वाज अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली फेसेस एंड नेम्स जिनका डायरेक्टली फ़लस्तीनी क्या चाहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्लियर नहीं हुआ। उनके लिए लगता था डिक्टेट हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर बताइएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैक ऑफ ट्रस्ट। हमने पहले इन द पास्ट भी ट्रीटीज़, अकॉर्ड्स, वट एवर यू वांट टू कॉल देम, वो देखे हैं। ऑस्लो अकॉर्ड्स की अगर हम बात कर लें, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर लें, व्हाई शुड वी हैव फेथ इन दिस गाज़ा
पीस प्लान? हमें पहले जब काम नहीं किए तो अभी में हम क्यों तवक्को रखें कि दिस माइट वर्क आउट? नॉट एट ऑल। अब इसी साल देखिए हुमा 19 जनवरी को सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और जब दूसरा फेज आने वाला था तो उसमें इजराइल ने विड्रॉ कर दिया। अभी भी आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद अगर ये खुदा ना खास्ता ये आगे चल पड़ता है मेरे हिसाब से तो ये ठहरने वाला नहीं है, ये वायबल नहीं है और इस पर कोई आप खैर की तवक्को न रखें बल्कि मजीद तबाही। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस का अपने आप को चेयरमैन बना दिया और पता नहीं टोनी ब्लेयर साहब को इसमें शामिल कर दिया, ये सारी वही कुव्वतें हैं जो कि ज़ायनिस्ट एजेंडा को आगे लेकर जा रही हैं। और इससे तो नेतन्याहू को बिल्कुल आपने कैपिचुलेशन कर दी है और मुझे नहीं मालूम कि क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन जहाँ तक सर हमास के पास अभी क्या चाह रहा था? अभी तो यही इत्तलात हैं कि बैकडोर जो बातचीत मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें काइंड ऑफ अग्रीमेंट था मेजॉरिटी ऑफ हमास का भी, और जाहिर है कि उनके पास अभी इस सूरत हाल में क्या चाह रहा है। अगर इस मुआहदे के नतीजे में इस खत्ते में फ़िलहाल अमन आ जाए और लोगों को खाना मिल जाए और लोगों की जाने जाना बंद हो जाए तो क्या ये एक कामयाबी गर्दानी जा सकती है या नहीं? देखिए, अगर एक बड़ी मशहूर डेफिनेशन है सफारतकारी की कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ accepting the feasible in order to advance the desirable। अगर ये मामला आपको लेकर जाता है फ़लस्तीनी स्टेट की रियासत जिसमें बैतुल मक़दस शरीफ आपका कैपिटल होता है तो आई एम ऑल फॉर दैट, लेकिन ये लग नहीं रहा होते हुए मुझे। और लेट्स सी कि फ़लस्तीनी और हमास कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमास ये एग्री कर जाते हैं कि अपने आप को डिसआर्म करते हैं तो सो बी इट, ये तो उनका फैसला है। तो हम जरा वेट करेंगे हमास का कि हमास किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन अपेरेंटली मुझे लगता है कि जो ये हुआ है दोहा में ख़ास तौर पे अटैक के बाद मुस्लिम दुनिया भी थोड़ी घबरा गई है और ख़ास तौर पे गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में एक तशवीश ही पैदा हो गई है और उसकी वजह से सारे लोग अब इकट्ठे होकर एक ऐसा फार्मूला सामने ले आए हैं which is neither here nor there, और I do not see कि how can this be viable और ये can lead to the establishment of the state of Palestine। अब्दुल बासित साहब, यही सवाल जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस तरह हमने बात की है। बहुत से देर से लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर आप बिकॉज इट जस्ट हैपेंड अ फ्यू आवर्स बैक, लेट लास्ट नाइट ही ये खबर आई है, तो सोशल मीडिया पे भी अगर देखा जाए, लोगों के अपने भी सवाल देखे जाएं, सिंसेरिटी थोड़ी सी नज़र फिलहाल नहीं आ रही, द वे दिस होल डील वाज बीइंग स्पोकन अबाउट यस्टरडे। दूसरा, ये बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने फ़लस्तीनियों की लिटरली कमर तोड़ के उनको फोर्स किया है to come to this agreement if they do come to this agreement। मतलब they literally have, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि अब उनको शायद साफ पानी पीने को मिल जाए, खाना मिल जाए, ये these are very little things। Exactly। So was there any other option या फिर यही होना था? नहीं, होना तो मैं नहीं समझता कि होना यही था, लेकिन जब देखिए सबसे पहले काम तो जिस तरह हमने पहले भी आपके शो में डिस्कस किया, अगर मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया खास तौर पे जब तक 2 साल से मामला चल रहे हैं, उस वक्त अगर रिएक्ट करते, अपने सफारती ताल्लुकात सेवर करते, इसराइल के साथ ट्रेड ना करते, अपनी एयर स्पेस बंद करते, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चूंकि अरब दुनिया में वो एक मुझे लगता नहीं है कि वो उनमें है इस किस्म की कोई चीज़ के वो इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ यकजा हो जाएं, वो बातों की हद तक तो है लेकिन कंक्रीट ग्राउंड पे कुछ हमें नजर नहीं आया। और आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं हमारी अपनी कमजोरियों का नतीजा है बुनियादी तौर पे। इसलिए मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि लेट हमास एंड पैलेस्टीनियन डिसाइड अबाउट इट, यू विल सी कि क्या होता है, उनका फैसला है एट द एंड ऑफ द डे। और मेरा नहीं ख्याल कि हमास डिसआर्मामेंट या डीमिलिटराइजेशन पे एग्री करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये कर लिया तो फिर फलस्तीन का मामला उनके लिए कम से कम हमेशा के लिए खत्म। चलिए लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या हतमी अब ऐलान या राय सामने आती है, क्योंकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि गौर हो रहा है हमास की तरफ से इस अमन मुजव्वज़ा मुआहदे या डील पे। ये बताइएगा सर, जो इजरायली अल्ट्रा राइट विंग का ये मुतालबा था कि भाई अब एनेक्सेशन हो, अब तो जम करें, अब तो सब ख़त्म करें, इनको ख़त्म करें और अब जम करें, एटलीस्ट वो नहीं होगा और वो रुक जाएगा और जो जो जगह ऑक्यूपाई की गई है वहाँ से वापसी होगी। सो इसको हम हौसला अफजा नज़र से देखें। इसके बारे में तो मैं क्लियर नहीं हूँ कि जो सेटलमेंट जूइश सेटलमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, बल्कि अभी तो एक नई सेटलमेंट आ रही है जिसके तहत ईस्ट जेरूसलम को वेस्ट बैंक से जो कॉन्टिग्यूटी है उसको खत्म किया जाए ताकि जेरूसलम को हमेशा के लिए इसराइल का कैपिटल बना दिया जाए। तो मैं नहीं देख रहा
कि ये भी जो बातें हैं कि एनेक्सेशन नहीं होगी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ना, 3 साल के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप तो व्हाइट हाउस में नहीं होंगे, हु नोज व्हाट हैपेंस। तो इस वजह से बात असल वही आती है कि कोई भी ऐसा किसी भी मुस्लिम दुनिया को आपका शुक्रिया, वक्त की कमी है और अभी ब्रेक लेनी है, हमें थोड़ी देर में वापस आएंगे, इसी बारे में बात करेंगे मजीद। गज़ा मुजव्वज़ा अमन मंसूबे की हम बात कर रहे हैं जो सामने आया है अमरीकी सदर की तरफ से, जिस पे अब तक हिमायत ही सामने आ रही है मुस्लिम ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान की, और हमास इस पर गौर कर रही है। इसके बहुत सारे निकात हैं जो हमने आपसे शेयर भी किए हैं और इसमें कुछ रिलीफ भी शामिल है। सर्टनली सबसे बड़ा रिलीफ तो ये है कि क्या ये अमन मंसूबा, ये अमन मुआहिदा फौरी तौर पर जंग के खात्मे का बाइस बनेगा? यस, फौरी तौर पर जब जंग होगी तो लोगों को जिंदा रहने का मौका मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, बमबारी बंद होगी। वही वाली बात जो हम ब्रेक से पहले करते हैं, वो डिमांड्स इतनी बेसिक हो चुकी हैं कि अगर वो भी हो जाए तो बहुत ही आला बात होगी कि जहां खाना पीना, जहां ये खौफ ना हो कि अगर हम इस पॉइंट से उठ के अगले पॉइंट गए तो वहां भी बम गिरेंगे और वहाँ की भी कोई अश्योरिटी और सिक्योरिटी और नहीं क्या है। ये राह हमवार करेगा फ़लस्तीनी रियासत की, राइट टू सेल्फ डिटर्मिन की? ये सारी भी अहम तरीन बातें हैं। अब हम इसी पे बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, हाउ डू यू सी दिस डील जो अब तक निकात सामने आ रहे हैं? सर, तो हालात बन गए थे, उसमें तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। आपने खुद भी सही कहा कि सबसे पहले तो ये बना था कि खून रुके जो बह रहा है वहाँ पे, तो वो जो मेरे ख्याल में उससे बड़ी एक यानी ज़रूरत थी उस बात की कि कहीं से कोई तो ऐसा हो। और पूरी दुनिया ने आवाज़ें उठा रहे थे, लेकिन ये हम भी कहा करते थे, आप भी कहा करते थे कि जब तक अमेरिका कोई किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि वही पुष्टपनाही कर रहा था सारी इसराइल की। तो अब एक तो ये बहुत बड़ा फायदा, दूसरा एक और है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने ग्रेटर इसराइल का एक शोशा छेड़ रखा जी, था। एनेक्सेशन की बात हो रही थी, बिल्कुल जी जी। तो उसमें ये था कि ये नेक्स्ट भी करेंगे और फिर इनको रीलोकेट करने की बात कर रहे थे टू अरब कंट्रीज, यानी उनके फलस्तीन की बिल्कुल शनाख्त ही खत्म हो जानी थी। तो वो भी एक लिहाज से ये अरब मुल्कों के दबाव की वजह से अब वो भी नहीं होगा, ना वेस्ट बैंक को नेक्स्ट करेंगे, बल्कि लिखा हुआ है कि गाजा को भी नहीं करेंगे, और ये लोग कहीं डिस्प्लेस भी नहीं किए जाएंगे, जिसका मतलब बाकी अरब, ये बहुत बड़ी डिमांड थी अरब मुल्कों की कि आप वहां से उनको वहां से ना करें, क्योंकि ना अगर वो वहां से हट जाते हैं तो फिर तो फलस्तीन की रियासत का बिल्कुल ही कोई जो इम्कान भी खत्म हो जाना था। और तीसरी जो बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने माना है इसको कि भाई इट विल बी ए पाथ टुवर्ड्स टू स्टेट सोल्यूशन, कि भाई कोई उस तरफ जाएगा। अगर चाहे उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी बात तो की है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे वजीर आजम ने अपने ट्वीट के आखिर पे ये लिखा है कि जी इट इज़ इसेंशियल का लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, कि ये इसेंशियल होगा कि हम टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ें। मेरा ख्याल में ये एक डिमांड जो है वो थोड़ी रह गई, लेकिन वक्त ऐसा आ गया हुआ था कि वो डिमांड जो है वो यानी एक किस्म का यूँ लग रहा था जैसे कि अभी नहीं हो सकती, अगर जब फ्रांस और इन मुल्कों ने किया, लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था जब तक कुछ बनता ना। हमास को अलबत्ता अब कुछ किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमास नहीं मानता ये बात, ये जो सारा है, तो मजीद डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और फिर घूम के फिर यहीं पे आएंगे। अब तो हमास को भी अंदाजा हो जाना चाहिए, उनके अंदर से भी आवाज़ें उठी थी कि अक्टूबर 7, 2023 का जो किया था 2 साल पहले का, वो कोई ज़्यादा दानिशमंदाना काम नहीं साबित हुआ। तो इसी तरीके से अब मैं समझता हूँ कि एक उम्मीद बनी है, यस कम से कम ये इनिशियल हो जाएंगे गोल्स, और एक रास्ता खुल सकता है फलस्तीन की रियासत बनाने का। तो ये मैं तो इसके लिए मैं ओवरऑल पॉजिटिव फीलिंग रखता हूँ जी। एजाज चौधरी साहब, दिस इज़ मोस्ट वेलकम फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और गाज़ा में जो हालात हैं जिसके अभी हमने 2 साल से तो हम बात कर ही रहे हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट, लेकिन क्या हुआ है, किस तरह थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, अब तो बिल्कुल ही कहत साली हो चुकी है, मतलब ना खाना ना पीना, एक्सट्रीमली बुरे सिचुएशन। वी कैन इमेजिन देम वेलकमिंग अ पीस डील। What is in it for Israel? जहाँ 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 हफ्ते पहले ये ग्रेटर इसराइल इस किस्म की बातें हो रही हों,
इज दैट यू टर्न ऑफ सॉर्ट्स आप समझेंगे, या फिर उनको भी नजर आ गया है कि हम कितना आगे जा सकते हैं एंड वी हैव टू हैव सम नेबरिंग कंट्रीज बाय आवर साइड, क्योंकि इजराइल के बाकी हरकत अगर देखे जाएं तो उनको तो हमेशा से यही लगा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी नेतन्याहू का बॉडी लैंग्वेज और द चॉइस ऑफ वर्ड्स जो वो यूज़ कर रहे थे, इट डिड नॉट सीम एज इफ ही इज़ ट्रबल्ड, इट वाज एज इफ कि ठीक है ये भी करके देख लेते हैं। और अगर हम पीस डील की भी बात करें तो कुछ पीस डील्स बीच में कुछ सीज फायर्स बीच में होने की कोशिश भी हुई है जो ना हो पाई। सो हाउ मच फेथ कैन वी हैव विद दिस वन? देखिए, ये 100% फूल प्रूफ रिस्क फ्री तो कोई चीज नहीं होती। कुछ रिस्क तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसराइल के लिए थोड़ा सा लॉस ऑफ फेस है। उसने माफी मांगी है कतर से, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट थे, जो सिक्योरिटी कवर दिया हुआ था, उसको ब्रीच किया था। सो व्हाट लेड टू दैट माफी? वैसे ये भी एक हैरानकुन बात थी ना, क्योंकि वो तो पहले यही कह रहे थे सब लोग ऑन टीवी पे बैठ के कि अगर कतर में दोबारा नजर आएंगे तो दोबारा करेंगे। व्हाट लेड टू दैट माफी? जी, मैं उस वक्त भी शायद अपने तबसरों में ये कहा मैंने कि इन्होंने एनवेलप को ज्यादा पुश किया है, क्योंकि अमेरिका के डायरेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट थे वो उस सिक्योरिटी कवर से जुड़े हुए थे। इतने सालों से वो उनसे असला खरीदते थे, अपना पैसे अपनी दौलत सारी वहां रखते थे। तो अमेरिका के लिए ये एक यानी जो से ज्यादा एग्रेशन कर दी इजराइल ने। तो इसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका ज्यादा एक्टिव हुआ, और जैसे अमेरिका एक्टिव हुआ आपने देखा कि इजराइल के पास चॉइस नहीं है कि वो ना करे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बेसिकली अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि इजराइल ने जरूरत से ज्यादा हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। तो एक तो वो उसको कोई मजायका नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उससे कतर से माफी मांग ले, वो उसका जो बुनियादी मकसद तो हल हो रहा है। बुनियादी मकसद तो उसका ये था ना कि भाई जो इसराइल के अंदर जो इस वक्त बड़ी तेजी से हवा बन रही थी उसके खिलाफ भी और जंग के खिलाफ भी, इनसिक्योरिटी तो वहां पे भी है ना जी। और ये तो नहीं कि वो महफूज हो गए हैं। तो अगर वो किसी किस्म का ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जिसमें हमास खत्म हो जाए, हिजबुल्ला खत्म हो जाए, इस किस्म के सारे जितने उन्होंने लिखे और भी सारे फैक्शंस वो खत्म हो जाए, और एक कोई टेक्नोक्रेटिक किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ जाए जिससे उस इलाके में डेवलपमेंट भी हो और उस डेवलपमेंट में लोग काम धंधे में लग जाएं और ये मिलिटेंसी खत्म हो जाए, तो इसराइल हैज ए लॉट टू गेन, उनके लिए बहुत बड़ा है। और अगर वो उसके लिए ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, इवन इफ दे हैव टू पुट इट ऑफ टू अनदर टाइम, उसमें मेरे ख्याल में उन्होंने प्रैग्मेटिज्म दिखाया है कि हम बाद में कर लेंगे, देखी जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कम से कम हम ये तो सिक्योर करेंगे। That's also concerning. Putting it off to another time is just delaying something that they still very much would like to do. And they believe in it. They believe in it, and they have been riling up support for the past 2 years for it as well, and saying it again and again. Greater Israel की बहुत अरसे बाद बहुत ज़्यादा एकदम से बात हुई, but let's not talk about that. अभी हमें hopefully ही रहना है, and it is all for the people of Gaza. At the end of the day, ये जो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरह बनेगी? टोनी ब्लेयर का नाम आया जी, टोनी ब्लेयर का नाम आया है। किस किस्म की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं? नंबर 1, नंबर 2, will it be accepted by the people of Gaza over there, या फिर उनके लिए अब कोई भी पीसफुल चीज होगी उनको अच्छा ही लगेगा? जी जी जी, यही बात जो आखिर पे आपने कही, क्योंकि वो तो इस वक्त जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला किसी को भी किसी इलाके में भी इस तरह की जिंदगी ना दे, तो इसलिए उनके लिए तो कुछ भी हो जाए वो उससे बेहतर होगा, लेकिन डेवलपमेंट भी बड़ी होगी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडर्स भी आएंगे, कुछ दूसरे भी आएंगे, और शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो वैसे तो उसकी सदारत करेंगे, लेकिन उनकी जगह शायद टोनी ब्लेयर करेंगे। तो वो डेवलपमेंट के काम करेंगे, पैसे मोबिलाइज करेंगे। गल्फ स्टेट्स ने पहले ही उनको एश्योर किया है कि अगर रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो वी आर विद यू। तो मेरे ख्याल में काफी गजा के लोगों के लिए एक अच्छा मंजर बन सकता है। फिर आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना वो भी नहीं भूलते ना। अच्छा एजाज साहब, पाकिस्तान का खुसूसी जिक्र किया, फील्ड मार्शल का जिक्र किया, वजीर आजम का जिक्र किया। सो आपको पाकिस्तान का जाहिर है ओवरऑल इस एग्रीमेंट तक पहुंचने में भी हमें लगता है क्या किरदार है। सो आगे किरदार नजर आ रहा है आपको इस खित्ते में? जी आ रहा है जी। देखें, ये सारा करिश्मा जो हुआ है, क्योंकि ये मई 2025
उसके बाद हुआ है। उससे पहले पाकिस्तान को ये कई बार इन्होंने इवेंट किए तो उसमें नाइजीरिया और इंडोनेशिया को बुलाया, पाकिस्तान को तो बुलाते ही भी नहीं, बुलाना भी बंद कर दिया था। लेकिन सारी दुनिया इस बात को देखती है कि आप में कितना दम है और आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो ऊंचा गया है और पाकिस्तान को उस बड़ी मेज पर भी बिठाया गया है और उनकी बात भी सुनी गई है और पाकिस्तान ने अपना हक भी अदा किया है, जो हमेशा से हम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते थे। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने वेलकम करते करते साथ में ये कह दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, तभी लास्टिंग पीस आएगा। अब्राहम अकॉर्ड की उन्होंने बात की सदर ट्रंप ने कि जी उन्हें उम्मीद है ईरान भी कभी इसमें शामिल हो जाएगा। सो और मुल्क आपको इसमें शामिल अल्टीमेटली अगर ये पीस डील हो जाती है तो होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान नॉट इन दिस पीस डील जी, मेरा ख्याल समथिंग मोर हैज टू हैपन फॉर यानी पर्टिकुलरली 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ वो करेंगे। ये कि कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक क्रिएट करेंगे एनवायरनमेंट गाजा के अंदर, और उन्होंने कहा ना कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर अपने आप को रिफॉर्म कर लेती है और वो गाजा को भी टेक ओवर कर लेती है तो वो मेरे ख्याल में 2 स्टेट सोल्यूशन उस किस्म का उनके ज़हन में है। और अगर वो हो जाती है तो प्रॉब्ली उस वक्त अब्राहम्स अकॉर्ड जो है वो शायद एक्सपेंड कर जाएगा। चलिए लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हमसे बात कर रहे थे, गिविंग अस ओपिनियन ऑन द होल डील। अभी हम एक ब्रेक लेने वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल लिटरली हमने सुबह क्रिकेट की तफसील से बात की और सारा दिन मुझे लगा उसको रिकवर करने में, उससे रिकवर करने में, लेकिन हम वापस वहीं आ गए। नहीं, उसके बाद मैंने रात को ऑब्वियसली जियो ही देख रहे थे तो आखिरी शो हम शाहजेब भाई का देखते हैं और उन्होंने दोबारा क्रिकेट की बात शुरू कर दी। सो मैं दोबारा उस लिटरली एग्जैक्ट सेम हार्ट ब्रेक के साथ सोया जो मैं संडे की रात को सोया था। तो अभी आज भी हम आपको सोने नहीं देंगे कि हम अभी दोबारा से क्रिकेट की, और हम क्रिकेट की बात करते रहेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट। आपको पता है ना अभी पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो आ रही है फॉर सम टेस्ट, सो वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट अब्दुल्ला। लेकिन हमें अब अगले साल वर्ल्ड कप में जाना है और जाहिर है इतनी दूर तो है नहीं, उसके लिए हमें ड्राइंग बोर्ड में क्या तब्दीली करनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम एग्जैक्ट एज वी स्पीक इसी टीम के साथ जाएंगे या हमें इसमें कुछ मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी? एंड एज वी स्पीक आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो भी शुरू हो चुका है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। हर बड़े टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई देती है और माजी में ऐसा ही हुआ है। एशिया कप में भारत से शिकस्त के बाद अच्छा नहीं लगता कहना, बट एनीवे कौमी टीम में जी तब्दीलियों के इम्कानात जो हैं वो मुस्तरद नहीं किए जा सकते और ख़ास तौर पर साइम अयूब, हारिस रऊफ और विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के साथ खुद कप्तान सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस पर संजीदा सवालात हैं। वैसे तो कैप्टन की भी परफॉर्मेंस पे संजीदा सवाल है। तो मुश्किल वक्त में बतौर कप्तान वो अपनी जिम्मेदारी मौसर अंदाज में निभाते दिखाई नहीं दिए, वी सॉ दैट। और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने एक भी कैप्टन इनिंग्स जो होती है ना कि पता होता है जी कप्तान विल सेव द डे, वैसा नहीं हुआ। मतलब बॉलिंग यहाँ तक कि भारत बॉलिंग भी उन्होंने करने की जहमत नहीं की। बैटिंग में आप जाहिर है उनकी कारकर्दगी आपके सामने ही है। यहाँ तक कि फाइनल में भारत के खिलाफ जब विकेट कीपर स्पिनर्स के लिए साजगार थी तब भी उन्होंने खुद बॉलिंग करने का हौसला नहीं किया। सो अगर वो डर गए हैं तो फिर कप्तानी तो ना ही करें बराए मेहरबानी। इट डजंट गो हैंड इन हैंड। सिवाय श्रीलंका के मैच के खिलाफ एक मैच के उन्होंने बॉलिंग की थी, उसमें हुसैन तलत की परफॉर्मेंस भी मायूस कुन रही। इसके अलावा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इम्तिहान है कि वो सोच समझ कर ऐसे फैसले करे जो अब नागुज़ीर हो चुके हैं। सलमान अली आगा की बात कर लें फिर, एट द सेम टाइम हमें ज़ाहिर है फ़ख्र ज़मान के साथ हमारा एक नॉस्टैल्जिया है जुड़ा हुआ, लेकिन उस बात को भी 8 साल हो गए हैं, अब ओवरऑल 10 साल हो गए हैं। फ़ख्र ज़मान व्हेन ही स्टेप्स ऑन टू द फील्ड ना एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो जाती है बिकॉज़ ही इज द सीजन 1। लेकिन वो कब एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे हमें, कब वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे? क्या अब बहुत हो गया? क्योंकि अब उन्होंने भी 10 साल खेल ली ना क्रिकेट यार। फिर ये कि हारिस रऊफ का क्या करना है, क्या करना है उनका, उनको खुद मुझे लग रहा है टेंशन होने लगती है जब एक ओवर उन्होंने 5 गेंदें अच्छी करा दी तो आखिर में उन्होंने फुल टॉस छोड़ दी। क्या उन्हें भी रेड बॉल की तरफ जाना होगा? लेकिन क्या उनकी उम्र है इतनी कि वो ये सारा कुछ अनलर्न और रीलर्न कर सके या उनकी रेजिलियंस पैदा वगैरह को तो वो पहले रिफ्यूज भी कर चुके हैं ना। ही आल्सो पिक्स एंड चूजेस। एनीवे सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, लेट्स टॉक टू हिम। ये सारे सवाल जो है ना सिक्कू जी, अस्सलाम वालेकुम। सिक्कू जी, हमें जाहिर है हम टेस्ट की सीरीज की बात करेंगे, लेकिन अगर हमें वर्ल्ड कप, जाहिर है हमें खेलना है अगले साल वर्ल्ड कप,
और लिटरली इतना टाइम नहीं है, ये 6-7 महीने हैं, इसमें हमें अपनी टीम अगर सही करनी है तो क्या हम इसी के साथ जाएं या हम क्या तब्दीलियां करें? अब्दुल्ला, एकदम से तो आप 6-7 महीने में अगर हैं तो हम कितने नए लड़कों को लेके आएंगे? अगर वो लड़के फेल होते तो फिर आपको पर बैकफायर करेगा। आपने एक तो देखिए, इंडिया के लड़के कोई लीग्स खेलने नहीं जाते। जो मुझे इतलात मिली है वो ये मिली है कि जी कोच कहता है कि हर एक को लीग खेलने जाओ, उनसे इम्प्रूवमेंट होगी। ये इम्प्रूवमेंट हुई, खाक इम्प्रूवमेंट हुई है कि हम जो है 33 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए, ये हमारी इम्प्रूवमेंट है। अगर हमने सिर्फ आंखें बंद करके मारना है तो ये क्रिकेट नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें फैक्टर्स है कि साइंस रन फकर 100 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं और 2000 से ज्यादा उनके रन है। अगर वो अब मैच फिनिश नहीं कर सकते या वो आखिरी वक्त तक नहीं जा सकते तो उनका क्या फायदा? मुझे सिर्फ बताएं उनका क्या फायदा। मोहम्मद हारिस वेस्ट ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ हमें एक विकेट कीपर चाहिए कि जो बैट्समैन भी अच्छा, वो तो आंखें बंद करके मारते हैं। हारिस का हम बार बार कह चुके हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करने का उनका शौक है। 10 रन थे आखिरी ओवर में, फिर भी उन्होंने शॉर्ट गेंद की, छक्का खाया, पूरा मैच निकल गया। सलमान अली आगा, आई एम वेरी सॉरी, इज अ वेरी गुड रेड बॉल क्रिकेटर, इज नॉट अ T20 प्लेयर। इनको भी मेरे ख्याल से रेस्ट लेना पड़ेगा। हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मतलब किस किस के नाम ले, सारी टीम वही है जो बाबर के दौर में खेलते थे। ये लोग बाबर के दौर में आज से 6-7 साल पहले खेलते थे, उसके बाद उनको निकाला गया, नए आए, पता नहीं क्या करते रहे बाबर साहब। उसके बाद जो है किसी लड़के को सेटल नहीं किया। देखिए, आपको टीम को सेटल करना पड़ता है, आपको लड़कों को बनाना पड़ता है। ये कप्तान का काम होता है, टीम मैनेजमेंट का काम होता है। हमने नहीं बनाया, किसी को सेटल नहीं किया, कोई तगड़ा प्लेयर नहीं है। अब लड़के 50-50, 60-60 मैच खेलने के बावजूद भी मैच विनर ना बने, उनकी पक्की जगह हो, तो फिर फायदा क्या? हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अंडर-19 है, जहां से बच्चे निकल कर आते हैं। अच्छा सिकंदर, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन प्रिंसिपल वी ऑल एग्री विद दैट, बट दैट इज अ बिट ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी तो एग्जिस्टिंग एक टीम है ना, और एक जरा देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, और अगर देखा जाए तो उसको भी मेंशन जरूर करना चाहिए कि हमारा इंडिया के साथ फाइनल था, इंडिया फाइनल में पहुंचा अनडिफीटेड। फाइनल में हम भी तो पहुंचे ही है ना, मतलब सारों को हरा के ही तो फाइनल में पहुंचे होंगे। तो सम इम्प्रूवमेंट्स समवेयर वर बीइंग मेड साइड बाय साइड, जहां हम क्रिटिसिज्म, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे कमजोरियां, वहां भी कोई अकाउंटेबिलिटी विद इन द टीम हो ही रही होगी, वरना वो फाइनल में कैसे पहुंचते? तो दैट इज अनदर व्यू पॉइंट, वी थॉट यस पर्सपेक्टिव वी वांटेड टू शेयर। लेकिन ये भी हमारा ही फन है माशाल्लाह कि जीता हुआ मैच हम हार की तरफ जान के अपनी हरकतों की वजह से लेकर जाएंगे। वैसे तो देखिए ना, अभी आपने जो कहा ना, हम खेल के फाइनल तक पहुंचे, फाइनल में टीमें थी कौन? श्रीलंका और बांग्लादेश और भारत। हाँ, तो बांग्लादेश से तो सीरीज हम पहले हार भी चुके हैं, अब उनको हरा के आ गया है ना। देखिए, उनके ग्राउंड में हम हार गए थे, तो ये हाँ, श्रीलंका तगड़ी टीम है, बांग्लादेश की भी मैं मानता हूँ कि बहुत तगड़ी टीम कंडीशन। मगर जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे वहाँ इंग्लैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, साउथ अफ्रीका होगा, वेस्ट इंडीज होगी, ये सारी टीमें होंगी वहाँ पर। ये वहाँ पर ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा, ये तो एशिया का था ना जिसमें हमें अफसोस हो रहा है। हमें देखें, मेजर चेंजेस करने के बजाय 3-4 लड़के नए लाके इसमें एडजस्ट करके और फिर उसके बाद देखें वो चलते हैं कि नहीं चलते। उनको अगर वो चल जाते हैं तो वेरी वेल डन। अच्छा सिकंदर, हम जो है ना अब इधर उधर घूमने के बजाय ना हम कॉन्क्रीट चीजों पे आए। हम साउथ अफ्रीका 28 को आ रही है और T20 सीरीज है हमारी, मतलब अब 28 से T20 सीरीज होगा, 12 से तो हम बता चुके टेस्ट शुरू हो जाएगा 12 से। अब 28 से हमारी T20 सीरीज जो शुरू होनी है साउथ अफ्रीका के साथ। What are the 3 changes जो नागुज़ीर हैं? 3 की 4 भी हो सकती हैं या 1 भी हो सकती है, या आपकी सवाब दी थी। आप बताइए हमें क्या करना है। हमें जो है ना थोड़ा सा जो कोच और क्रिकेट बोर्ड है उसको ये पहले बोलना चाहिए कि देखें, हम ये नई टीम बना के डाल रहे हैं, अगर हम हार भी जाते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले तो ये बता दें, मेंटली तौर पे सबको तैयार रखें कि हम नई चीजें, हमें विकेट कीपर एक अच्छा नया चाहिए कि जो कि विकेट कीपिंग भी करता हो और ऊपर बैटिंग करता हो। फिर हमें आगा की जगह एक नया कप्तान हमें ढूंढना पड़ेगा और उसके साथ एक प्लेयर ढूंढना पड़ेगा, बैट्समैन। अब ये इससे पूरी एक लिस्ट देखनी पड़ेगी कि कौन से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ टीम सेलेक्ट करते हैं PSL से, PSL के अलावा हम किसी तरफ देखते ही नहीं। जब भी T20 की टीम सेलेक्ट होने लगती है हम PSL का लेकर बैठ जाते हैं। उसमें कई दफा लड़के अंडर परफॉर्म करते हैं कि जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा टेम्पररी टाइम हम उनको उठा लेते हैं।
सलमान मिर्जा एक लड़का था, फास्ट बॉलर, लेकर गए उसको, एक मैच खिलाया बांग्लादेश में। अच्छा सॉरी सिकंदर, वो एक बात रहेगी बीच में, आप डाल दें, अब T20 फॉर्मेट के लिए PSL से ही लेंगे ना लड़के, और कहाँ से लेंगे? या डोमेस्टिक, या मतलब ओके फाइन देयर इज डोमेस्टिक, बट आप जो है अपनी एक T20 का एक टूर्नामेंट कराएं जो तो बहुत तगड़ा हो, ठीक है ना, उसमें से उठाएं। और आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके देखें कि वो जो लड़का 4 बट PSL भी तो वही ऑलमोस्ट चीज है ना, और PSL में भी तो ऑलमोस्ट है, मगर ये तो वहां 4 फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, बाकी तो अपने ही होते हैं सारे। मैच हो जाता है। देखिए मैं आप लोगों को पहले, अभी अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना तो मैं रिकॉर्ड निकाल कर, मैं तो रात को आया हूँ, सो के उठ रहा था, तो पता चला अंडरस्टैंड जी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर मैंने निकाल कर रखा है, जब यूएसए के अंदर T20 के मैचेस हुए थे, ठीक है ना, T20 की टीम, मैंने पूरी दुनिया की टीमों के फर्स्ट क्लास मैचेस निकाले थे। पाकिस्तान के 600 थे, न्यूजीलैंड के अपने 1500 थे, ऑस्ट्रेलिया के 1200 थे, इंग्लैंड के इसके अंदर 1300-1400 थे, भारत के 1000 थे। हमने सिर्फ 600 मैच खेले थे। हमारे लड़के खेलते नहीं है। अभी होगी ना कायदे आजम ट्रॉफी, इनकी लीग्स बंद करें, सब उनको खेलने दो, वहां से टेम्परामेंट बनता है। ये लड़के ये शॉर्टकट ढूंढ रहे, तो जब तक इनको इन चीजों में नहीं लेके आएंगे, इनकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ये इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा जरिया है कि डोमेस्टिक, अगर दूसरी दुनिया की टीमें खेल रही तो हम क्यों नहीं खेल रहे? सिर्फ मेरा सवाल है, भारत क्यों अपने लड़कों को भारत बाहर जाने नहीं देता, किसी को नहीं जाने देता, कहता घर में खेलो, क्यों कर रहा है भाई? वो मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, जब अभिषेक शर्मा है, उसने 25 T20 खेले में, फर्स्ट क्लास खेले में, और 22-23 उसके T20 मैचेस थे। हमारे वालों के जो है T20 जो है 40 पे पहुंच गए, वो फर्स्ट क्लास मैच 9, 6, 7 पे क्यों नहीं खेलते? नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा, हमने एक मोहम्मद हारिस को आप कह रहे हैं तब्दील करें, एक कप्तान कोई ऑल्टरनेट देखें, हुसैन तलत का बता दें। हुसैन तलत है, मोहम्मद नवाज क्या करता है? अगर बॉलर है तो फिर बॉलिंग क्यों नहीं करता? हारिस रऊफ का क्या करना है भाई? साइम अयूब का क्या करना है? तो भी आपको रेस्ट देना पड़ेगा, आप यू हैव टू फाइंड न्यू बॉलर्स। अच्छा, वैसे हम बड़े पोलाइट हो जाते हैं। सिकंदर, रेस्ट और ड्रॉप की डिवीजन बता दें, हम क्यों ड्रॉप करके कहते हैं रेस्ट कर रहे हैं? हमें कहना चाहिए जब ड्रॉप हो। नहीं, ड्रॉप भी करना चाहिए, तो डिमोट भी करना चाहिए। डिमोट से मतलब है कि भाई आपको एक तनख्वाह मिलती है 20 लाख रुपए, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से हम डिमोट कर रहे हैं, आपको हम C में भेज रहे हैं, अब आपकी तनख्वाह 5 लाख होगी। ये करें तो हर जगह होती है, पूरे इदारों में होती है। हमने तो ऐसा बनाया हुआ इनको लाडला के जो चीज जाए उनके हाथ में दे दें। पिछले सालों में जो है वो हमारे जो सुपरस्टार थे, उन्होंने तो क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करके 60 लाख रुपए अपनी तनख्वाह करा दी। ब्लैकमेल किया जा रहा है। वैसे सिकंदर, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी नहीं मिल रही है लोगों को, है ही नहीं कोई। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। कम करवाइए ना, कह के ना दें, क्यों दे रहे? मैं कहता हूँ सबको 1-1 करोड़ रुपया दें, वर्ल्ड कप जीते। मैं कहता हूँ दें, 6 महीने तक 1-1 करोड़ रुपया पूरी टीम को दे दें, मगर वर्ल्ड कप जीते। आप अपनी स्टैंडिंग तो बनाए, फिर पैसे ले। अच्छा, एंड ऑल्सो फखर जमान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप हमारे T20 क्रिकेट में? देखिए, ही 35, पाकिस्तान का 35 है, इसका मतलब ही मस्ट बी 38 to 40। बगैर किसी शक के हम तो रहते हैं ना इधर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लड़का तो ऐसा था कि जो माँ के मरने के बाद पैदा हुआ था। यहाँ पे इस तरह होता है, तो फिर ये चीजें हमारे यहाँ तो उम्र का तो आप भूल ही जाए। जिसने लिखी है 31 साल तो वो होगा 35 साल, जिसने लिखी है 32 साल वो होगा 36 साल। ये मेरे आप लिखवा लें। चले। अच्छा सिकंदर, ये तो आप पूरे सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब हर कोई तो ये नहीं कर सकता, 1-2 बार हो गया होगा, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी 35 साल उम्र नहीं है ना। अगर वो फिनिश मैच नहीं कर सके, उन्होंने 3 मैचों में मैच फिनिश नहीं किया भारत के खिलाफ, अगर वो नहीं कर सकते, देन वी हैव टू फाइंड अ न्यू प्लेयर, वी हैव टू फाइंड अ न्यू ओपनर। बात खत्म हो गई। इसी तरह साइम को जो है वो बॉलिंग पे तो कर रहा है, मगर बैटिंग के अंदर उसने कुछ नहीं किया। उसको जबरदस्ती के लिए बॉलर बनाया हुआ है इस वक्त, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा कि उसकी स्टेटस क्या है। और मतलब डू वी नीड साइम एज अ बॉलर या नहीं? ये भी तो एक अहम सवाल है ना, उनकी जगह फिर क्या बनेगी? आप उसको एज अ बॉलर खिलाएंगे तो ये तो कोई बात ही नहीं होगी। हाँ, ये तो कोई बात नहीं है, बिकॉज़ वी नीड दूसरे बॉलर्स तो मौजूद हैं। हाँ, अगर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है बाद में, well he had successes in the recent tournament। पता नहीं, अब तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, बॉलर एज अ बॉलिंग यस, मगर वो बैटिंग में जो था वो पता नहीं क्या था। अब तो वाकई वो समझ नहीं आता। बिल्कुल ही नहीं थी ना उसको। नहीं, वो जो इनिशियल ऑब्वियसली उनकी इंजरी से पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा जी, नया बॉल का बॉलर भी चाहिए, एक नया बॉलर जो ऐसा फास्ट बॉलर जो कि नया गेम करता। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, इस पे बात करेंगे।
अच्छा जी, ये सुने, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर पुलिस ने कब्जा माफिया के साथ असले की खुले आम नुमाइश के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर की जानिब से ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने वाले गिरोहों के खिलाफ भरपूर मुहिम भी शुरू की गई है। दीज आर अमेजिंग डेवलपमेंट्स। पुलिस ने दर्जन से जायद मुख्तलिफ गैंग्स के कारिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की जानिब से वाज़े किया गया है कि असले की नुमाइश को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खुदकार हथियारों से लैस मुहाफ़िज़ों के साथ शहर में खौफ और हरास फैलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इधर भी कुछ ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स है। मसूद अहमद साहब एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज। सो साहब, एक तो जाहिर है हमें पता है पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट टेररिज्म इज वेल, और अब खुसूसन पेशावर में और गिरदोनवा और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है वो भी सबके सामने ही है। सो उसके लिए सलाम, लेकिन एट द सेम टाइम सिटी पुलिसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने जो ऑपरेशन शुरू किया है कब्जा ग्रुपों के खिलाफ, असलहे की नुमाइश के खिलाफ, ये कब से प्लान हो रहा था और क्या शिकायत बहुत आ रही थी जिसके नतीजे में अब ये कार्रवाई करनी पड़ रही है? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपने व्यूज दे सकूं। एक्चुअली जिस तरह अर्बन सिटीज में इश्यूज होते हैं जैसे लाहौर, कराची है, इस तरह पेशावर में भी कब्जा माफिया और वेपन कल्चर, असलहे की नुमाइश की इश्यूज काफ़ी उनकी शिकायतें थी। तो पिछले कुछ अर्से से इन पर काफ़ी ज़्यादा हमने कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। फिर हमारे नई CCPO साहब आए, उन्होंने और भी इसको बढ़ा दिया था। अभी तक कोई 8 महीनों में हमने 7,500 के लगभग FIRs की हैं, जिसमें असला नुमाइश था, हवाई फायरिंग थी और इलीगल वेपन्स था। तो इन सब के खिलाफ हमने ये कार्रवाइयाँ करके और प्रॉपरली इनको प्रोसिक्यूट किया। इसके साथ साथ तकरीबन कोई जो कब्जा माफिया है उनके खिलाफ हमने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और कब्जा ग्रुप वाली जो कब्जा वाली FIRs हैं वो इनिशिएट करके तकरीबन 93 लोग हमने अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। 2-3 अभी बड़े गैंग्स हैं जो अभी उसमें अभी सर ओनर रहते हैं, उनके पीछे हम लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने शहर छोड़ दिए, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। अच्छा, दैट इज डेफिनेटली कमेंडेबल। मसूद साहब, ये बताइएगा क्योंकि पेशावर और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाके जो हैं उसमें असलहा का होना और कभी कभार उसको खुशी गमी में चला भी देना ये कल्चर का हिस्सा माना जाता है। तो इसको बड़ा चैलेंजिंग है कि इस पे नज़र रखना एंड टू मेक श्योर कि इसकी पूरी एक एग्जिबिशन ना हो सड़कों पे। और डेफिनेटली एक शौक तो लगता है व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट। किस तरह करेंगे आप इस चीज को, खास तौर पे जो कि अभी मेन हो चुका है कल्चर के हिस्से में? जी बिल्कुल, PK में ये कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कि पब्लिक जो है ना वेपन्स देते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंसेस इश्यूज हो रहे होते हैं। पर मंथ यहाँ सिर्फ पेशावर में 900 के लगभग लाइसेंसेस मिले जाते हैं, M4 के और इस तरह के वेपन्स के जो ऑथराइज्ड हैं। इसमें जो हमने सबसे ज्यादा इकदाम किए हैं कि शादी हॉल्स पर जो लोग आते हैं वो वेपन के साथ आते हैं, तो उनकी हमने रोकथाम के लिए बड़े इकदाम किए और उन लोगों को गिरफ्तार किया। फिर जनाजों में आ जाते थे। फिर मेंस बाजार जो है हमारे सदर या कैंट के या मेन सिटीज के बाजार, उसमें हम पिकटिंग करते थे। तो जो गाड़ी गुजर रही होती थी 144 का निफाज करके, अगर उनके पास लाइसेंस होता भी था लेकिन 144 का निफाज करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। तो इससे काफी हद तक अभी ये शहर में नहीं, तो सूबाई हुकूमत से आपने राब्ता किया कि लाइसेंसों का इजरा भी कम करें ना? मतलब ये कल्चर अगर है तो इस कल्चर ने मतलब यहाँ से लाइसेंस मिलते चले जा रहे हो, वहाँ हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। इस सिलसिले में हमने ये काम किया कि जिनको हमने इलीगल वेपन्स के साथ या ऐसे क्राइम्स में पकड़ा गया जिनके पास लाइसेंसेस थे, वो हमने लेटर लिख दिए तकरीबन 1200 के लगभग लोगों की जिनके वेपन्स के इनका लाइसेंस मंसूख किया जाए। होम डिपार्टमेंट को हमने लिख दिए, तो उम्मीद है कि उनकी तरफ से इंशाल्लाह जल्दी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तो आपने इलीगल वेपन्स की बात की है मसूद साहब, हम पूछ रहे हैं लीगल वेपन्स की भी अगर नुमाइश हो रही हो और उनके पास लाइसेंस वगैरह सब कुछ हो, वो भी ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर देता है ना खौफ का। जी बिल्कुल, इलीगल वेपन्स का और इसके साथ साथ लीगल वेपन्स जो क्राइम में इस्तेमाल हुए हों या जो हवाई फायरिंग में या डिस्प्ले ऑफ वेपन्स में,
उनके खिलाफ भी हमने लिखा है। टोटली हमने 1200 लोगों के खिलाफ लिख दिया है, तकरीबन ये 4 महीनों के दरमियान जो हमने FIRs की थी। तो इस पर इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट के पास हमने पड़ा हुआ है और मीटिंग है। अच्छा मसूद साहब, एक और ये तो बता दीजिएगा कितने % ऑफ द सिटी इज कवर्ड विद CCTV कैमरास? वो आपका जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी क्या अपडेट है? दूसरा एक और, हम चूंकि ज़ाहिर पेशावर से हमारे पास शाज़ो नादिर ही कोई पुलिस अफसर आता है, सो आप हैं और हमें खबरें मिलती रहती हैं पर्टिकुलरली ट्रांस कम्युनिटी की। पेशावर में बहुत ज़्यादा मतलब कत्ल भी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वायलेंस अगेंस्ट ट्रांस कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर्स is a lot more than any other part of the country in Peshawar and KPK. So उसके लिए आप लोग कुछ खुसूसी तौर पर करते हैं या कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं सेफ सिटी के बारे में बताता चलूँ। हमारे आई साहब की कवरेज से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभी हाल ही में अप्रूव हुआ है। तकरीबन 3 महीने हो गए इस पर काम जारी है और दिसंबर तक पूरे पेशावर में 700 कैमरास लग जाएंगे। अभी ये काम काफ़ी हद तक हो गया है। सेकेंडली जो ट्रांस कम्युनिटी है इनके खिलाफ कोई तकरीबन इनके साथ जो वायलेंस हुआ था उसमें कोई 6 FIRs हैं। उसमें हमने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, अभी 2 रहते हैं जो डिफरेंट FIRs में थे। उस पर हम उसको परसू कर रहे हैं और जो उनके साथ जिस ज्यादती की थी उसको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सिर्फ 2 रह गए हैं जो काफ़ी दूर यहाँ से जा चुके हैं, उनके कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो FIRs भी हम उसको इंशाल्लाह परसू करेंगे। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, SSP ऑपरेशंस पेशावर। कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बिल्स हैं। लेट्स प्रे दैट दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट देम एज वेल। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं एक छोटी सी। वेलकम बैक जी। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टिकटिंग मुहिम शुरू की जा रही है अगले महीने, यानी कल से। जदीद अगले महीने से तो कुछ और भी याद आया, FBR ने डेट नहीं बढ़ाई अब तक। हाँ, वो उस पे भी बात करनी है, क्यों? वो आगे चल के बात करेंगे, बड़े लोग परेशान हैं। लेकिन कल से जदीद निज़ाम के तहत चालान शहरियों के घर भेजने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस अब मैनुअल टिकटिंग की जगह चालान करेगी और चालान की रकम भी बढ़ा दी गई है। ये खबर दी भी थी, which is actually। लेकिन कैसे होगा? क्या सब लोगों ने अपनी अजरक वाली नंबर प्लेटें लगवा ली? बिकॉज आई एम श्योर कि वही रीडेबल होंगी, अदरवाइज तो होंगी। आई जस्ट वांट टू नो कि ये टिकटिंग किस तरह होगी। मतलब हमारे सेफ सिटी या तो बहुत ज़्यादा कैमरास लगे होते हैं और हम बड़े उससे मुतमईन होते, तो वी वुड ट्रस्ट कि अगर कोई टिकट हमें आ रहा है तो वाकई। और जब ये शुरू होता है ना तो फिर स्कैमर्स मुझे लगता है वो 2 हाथ आगे होते हैं। हाँ, वो लोगों को जाली चालान ऑलरेडी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या सीन है ये टिकटिंग? देखिए, इससे पहले जो चालान होते थे वो HHU हैंडलिंग मशीन जो होती थी उसके थ्रू होते थे। इन्होंने उसका चूँकि कॉन्टैक्ट, बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि उसका कॉन्टैक्ट इनका ख़त्म हो गया ट्रैफिक पुलिस के साथ। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद अब जो है ये टिकटिंग पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि वो कल से ही जा रहे हैं। लेकिन अगर कल से ये टिकटिंग पे जा रहे हैं तो क्या प्रॉपर मैकेनिज्म बन गया? हम सेफ सिटी पे बात करते हैं, अब तो शहर में सेफ सिटी के कैमरे ही प्रॉपर नहीं लगे हैं। एग्जैक्टली। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ANPR कैमरास होने चाहिए। ANPR जो कैमरास हैं वो बहुत कम हैं शहर के अंदर जो सेफ सिटी नंबर प्लेटों को रीड कर सकते हैं। और अगर वो रीड कर भी सकते हैं तो क्या, देखें 58 किस्म के चालान शहरियों को हो सकते हैं जो मैनुअली पहले किए जाते थे। तो क्या जो ये ANPR कैमरास हैं ये 58 किस्म के चालान रीडेबल करेगा और उस पर जो चालान होगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फिर क्या उस चालान को कंटेस्ट किया जा सकता है? मतलब ये भी होगा ना कि आपने कैसे चालान कर लिया, या तस्वीरी सबूत होता है साथ? देखिए, इस पे अगर ये दोनों चीजें साथ साथ करते कि मैनुअल जो सिस्टम चल रहा है वो भी चल रहा होता, साथ साथ इसको भी लेते, तो शायद ये किसी हद तक कामयाब होता और होना भी चाहिए था। वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं बहुत सारे ममालिक में इसी तरह हो रहा है। इवन लाहौर में भी यही सिस्टम हो रहा है। लेकिन जब हमने लाहौर के पुलिस हुकाम से मैंने बाज़ाब्ता खुद बात की तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि वो 5 साल से टिकटिंग पे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है। उन्हें अब दोबारा से मेन पावर साथ में यूज़ करना पड़ रही है क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका सबसे बेसिक रीज़न ये भी है कि जो अगर आप कराची में एक गाड़ी रजिस्टर्ड है आपके पास और KPK की या किसी और सूबे की गाड़ी यहाँ इंटर होती है तो क्या आपका जो कैमरा है उसको रीड करेगा? तो इसका आंसर है नो। वो कैमरा रीड नहीं करेगा। इट्स मीन कि किसी भी शहर की कोई भी गाड़ी अगर यहाँ आ जाती है तो उस पर चालान मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, जो कि पहले होता था। काशिफ, हमारा तो एक और प्रॉब्लम भी है। एक तो कैमरों वाला, एक हम आपसे पूछेंगे कि कौन से कैमरे एक्चुअली लगे तो हुए, काम कौन से कर रहे हैं और ये रीडेबल वाले। दूसरा ये कि ये सारा टिकट वाला मुहिम जो कल से शुरू हो रहा है, टिकट्स लोगों को आना स्टार्ट हो गए हैं, तो लिहाजा इसका तोड़ जो है
हैकर्स या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बिलीवेबिलिटी, रिलायबिलिटी फैक्टर तो वहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। होगा ये ई-टिकट आपको व्हाट्सएप पे आएगा, फोन पे आएगा, ईमेल पे आएगा, घर आएगा, क्या आएगा, किस नंबर से आएगा? देखें, ये इब्तदाई तौर पर तो ये बता रहे हैं कि एक व्हाट्सएप पे आपको लिंक मौसूल होगा या आपके नंबर पे मौसूल होगा। हम तो कोई लिंक नहीं खोल रहे व्हाट्सएप पे। उस लिंक को जब ओपन करेंगे तो उसमें बाकायदा एक ई चालान की एक स्लिप होगी, उसमें जो QR कोड है वो मौजूद होगा, तो उससे जो आप स्कैन करके उसको वो करेंगे। काशिफ, ये बहुत एक सेकंड काशिफ, सॉरी, इधर ही बात रोक दें। क्यों हम किसी रैंडम नंबर से एक लिंक खोलेंगे जबकि हमें पता है, हमें सिखाया गया, हम सिखाते हैं लोगों को कि फोन आपका हैक होता है उससे। ये अभी तो आपको एक रैंडम नंबर से जो है वो मैसेजेस आएंगे, लेकिन इसको प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे और बनाने के बाद एक बाकायदा ट्रैफिक पुलिस का एक नंबर होगा जिससे तमाम तर लोगों को जो है वो ये चालान जनरेट करके भेजे। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेजेस फेक आ रहे हैं जिसमें उन्हें कहा जा रहा है कि फलां अकाउंट में जो है इतनी आपकी अमाउंट हो गई, ये चलाने और ये सेंड कर दें। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ये बता रही है कि उन्होंने जो है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल जो है उनसे भी रब्ता कर लिया, जबकि वो खुद भी एक लेटर जो है इस हवाले से लिख रहे हैं और लिखने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे कि जिन लोगों को ये फेक चलान मिल रहे हैं। प्रॉब्लम शहर की ये कि हमने फिर ये भी पूछा कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, तो क्या वो जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो चलान कर सकेंगे? तो वो बिल्कुल अब चलान नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनसे वो मशीन्स वापस ले ली जाएंगी। वो सिर्फ ट्रैफिक शहर में, मुझे तो आई एम रियली कंसर्न कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कैसे चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, मतलब क्या होती है, डिटरेंस होती है ट्रैफिक पुलिस वालों की, और वो जो हैं खड़े होते हैं चालान करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि शहर कितने फीसद कवर है कैमरों से और देख रहे हैं लोग और कैमरों के तहत चालान हो रहे हैं। ये तो है ही नहीं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, और अगर हैं भी तो शहर की मेन आर्टरीज 2 से 3 हैं जिन पर ये कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ तो बाकी बाइकों वाले, गाड़ियों वाले, ट्रकों वाले, आपके पास कराची का कितना फीसद एरिया जो है वो कैमरों से सेफ है? जो फिगर भी है हमारे पास, साथ साथ हमारे पास इलाका भी है। साउथ जोन का जो मुख्तलिफ छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 70 to 75 कैमराज जो है वो नस्ब कर दी गए और उनको कनेक्ट कर लिया। देखिए, कैमराज और उनके पोल्स, कैमराज और पोल्स तो शहर के दीगर इलाकों में भी लगे हैं, लेकिन अभी उनकी कनेक्टिविटी जो है वो जो प्रॉपर है वो नहीं चल रही है। के अंदर जो अपने कैमरे लगे हैं उनकी कनेक्टिविटी का इशू है, उनकी कनेक्टिविटी इसका इशू है। और अच्छा, इस पर ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि हम सिर्फ ये जो सेफ सिटी के ANPR कैमराज है ये नहीं, इसके अलावा जो S3 का मंसूबा था शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के, उनको जो कनेक्टिविटी है तो उनके जरिए भी जो है हम गाड़ियों की पिक्चर्स लेंगे और उनको चालान भेजेंगे। तो ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो सकेगा। अभी देख रहे हैं बिल्कुल। DIG मुझे बता दीजिए कि देखिए, ये बड़ा आइडियल है कि अगर ये चालान हो जाए और बड़ा सब सही है, पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं, लेकिन ये कल से होना नहीं मुझे समझ आ रहा। हमें भी यही इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा कि अभी बिल्कुल पक्का नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ वेल थॉट थ्रू प्लान, नंबर 1। और इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैमरे, सब कुछ, विजिलेंस, द एबिलिटी टू यूज़ इट, आगे से एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, ये सब कुछ अभी बड़ी आर्बिट्रेरी है। दूसरा ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमराज हैं और वहाँ चलान जो ट्रैफिक के होते हैं, मतलब इतने हमारे एरियाज हैं जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं है, मैनुअली चल रहे होते हैं, मतलब मैनुअली चल रहा होता है सब काम। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सारी आर्टरीज शहर की ऐसी हैं कि अब अगर आपने जो कैमरा है, आइए चंडीगढ़ रोड की बात करें, शाइन कॉम्प्लेक्स पे अगर आपने कैमरा लगाया हुआ है तो सामने वाले जो सड़क है हमारे ऑफिस की, वहां से अगर कोई गाड़ी आती है, चूंकि आती है वहां से गाड़ियां, तो क्या उस गाड़ी का चलान मुमकिन होगा? वो चलान मुमकिन नहीं हो सकता है। गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई रॉन्ग वे की मोटरसाइकिल पर रॉन्ग वे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कर रहा होगा, तो उसके लिए भी बड़ा मसला है कि उसका चलान भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि अभी जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई हैं ना, वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें पता है पुलिस वाले बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये बड़ी उससे फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन अगर ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। एक और अलार्मिंग चीज ये भी है कि जो पहले चलान 300 से लेकर 10,000 तक का होता था, अब वो बढ़ाकर 5,000 से लेके 1 लाख रुपए का तक कर ये तो अच्छा, ये ठीक है, लेकिन कोई मानेगा तो बात है ना, अगर कंटेस्ट कोई लेकिन इसमें भी इशू ये है कि अभी तो चालान का सिस्टम प्रॉपर हुआ ही नहीं है और लोगों को फेक मैसेजेस आ रहे हैं। जब आपके पास और हमारे पास 20,000 40,000 के चालान का फेक मैसेज आ जाएगा या फिर इस तरह के जो चालान आ जाएगा, पहली फुर्सत में इन्हें जो है वो हमें नंबर देना चाहिए कि किससे मैसेज आएगा, क्योंकि अव्वल तो कोई एवी रैंडम मैसेज तो मैसेज खोलना ही नहीं है, वो तो हम आपको बरकरार रहेंगे
करेंगे कि हम आपको कहेंगे ना करें until we have more information of how this is going about. Already हमने ही आइडेंटिफाई लिए हैं कि कुछ हैं नहीं ऐसे चल रहा है, इनको चालान का मैसेज आया, पसीने छूटना शुरू हो गए इनके कुछ ऐसा नहीं हुआ। See you. All right, okay, thank you काशिफ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अभी कराया है कल परसों में, और इतनी मर के सिस्टम चल रहा था, और मेरी ही अपनी फैमिली मेंबर्स में एक आध का नहीं हो सका बिकॉज नहीं हो रहा, द सिस्टम वाज नॉट एक्टिंग, द सिस्टम वाज एक्चुअली एक्टिंग अप। नॉट जस्ट दैट, चले हम तो कर भी लें आखिरी डेट वैसे है, लेकिन मुल्क के हालात देखें, मतलब बीच में सैलाब आ रहे हैं तो एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है, मानसून है तो वो अनप्रेसिडेंटेड है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। दिस इज टू सून, थोड़ी सी हमें टेंशन है बिकॉज़ ऑब्वियसली वी वांट टू एनकरेज एवरीबॉडी, वी वांट टू एनकरेज एवरीबॉडी टू यू नो file their tax returns as soon as possible, लेकिन there should be some extension in it because yes, people have been affected and yes, your system is acting up. And although FBR का कहना है कि system is not acting up. Can I also add, if this is what you do every year, कि एक्सटेंड कर ही देते हैं तो लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं ना, उनको पता होता है कि चलो हम कर जरूर देंगे, लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं होती बिकॉज ये एक्सटेंड होगा, हर साल होता है, सो हाउ कैन यू नॉट डू इट दिस टाइम, इट्स स्पेशली। अशरफ हमारे साथ इन मामलात को कवर करते हैं। अशरफ बताइएगा, फिर एफबीआर तो बड़ा स्टैंड लिए हुए है कि इस मरतबा नहीं बढ़ेगी कोई डेट। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, ठीक है, माजी में ऐसा ही रहा है, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, हमने भी कसम खाई हुई है, जो टैक्स दहिंदगान है वो भी, और टैक्स वसूल करने के वो भी, टैक्स वसूल करने वाली पार्टी यानी कि FBR वो भी, कि हमने कोई काम सीधे तरीके से नहीं करना, कोई काम आसानी से नहीं करना। एक तो FBR ने हर साल कोई ना कोई ऐसी पख डालनी होती है जिसके टैक्स दहिंदगान को मौका मिलता है कि वो रिटर्न फाइल ना कर सकें। इस दफ़ा आप उनसे पूछे किसने कहा तो वैसा कॉलम आखिरी दिनों में ऐड कर दो, हालांकि FBR उसको नहीं मान रहा, उसने डिनाई किया FBR की तरफ से ऑफिशियली कि कोई ऐसा कॉलम नहीं डाला गया था नया FBR की तरफ से जिसमें आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू ऐड करनी है, ज़रूरी करार दी गई है, लेकिन वो कॉलम तो था, टैक्स पेयर को दहिंदगान को शिकायत थी, उसको फिल किया बगैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो कि उसको फिल करना नहीं चाह रहा था, उसकी भी एक वजह हुई टैक्स रिटर्न करना, फाइल करने में। दूसरा, टैक्स दहिंदगान ने भी कसम खाई है पूरी कौम ने कि हमने जो भी करना है आखिरी दिन ही करना है, आखिरी वक्त तक। मुझे कभी इस चीज़ की समझ नहीं आई हम क्यों इंतज़ार करते हैं। पता है 30 सितंबर हर साल आखिरी तारीख है टैक्स रिटर्न जमा करने की, लेकिन फिर भी हमने 30 को ही फाइल करनी है या 29 की शाम को ही फाइल करनी है, साथ शोर डालना है। आप देखें पूरी के पूरी ख़ास तौर पर जो कारोबारी लोग हैं वो शुरू हो जाएंगे, देखें जी बहुत जुल्म हो गया, इनका सिस्टम कमज़ोर था, वो उन लोगों में से जो छोड़ेंगे और हम डाल ही रहे हैं। अच्छा, अब अगर तारीख जो है वो एक्सटेंशन उसकी नहीं होती है, उसके बाद टैक्स रिटर्न देने वालों पर क्या जुर्माना होगा ये बता दें, और क्या तारीख गुजरते ही FBR जो है वो एक्शन में आ जाएगी, कार्रवाइयां शुरू कर सकते हैं या जुर्माने के साथ रिटर्न भरे जा सकते हैं? जी उसमें जुर्माना तो ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन होता जो सिस्टम जो है 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक जिसने भी टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं वो सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत फाइल करते हैं, यानी कि टैक्स फाइलर तय करता है कि मेरा कितना टैक्स बना है, कितना मैंने जमा करवा दिया है, उसके मुताबिक वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है, टैक्स रिटर्न उसको एक्सेप्ट की जाती हैं। 30 सितंबर की रात तक अगर कोई बंदा टैक्स पेयर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा, वो फौरी तौर पर वो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन फाइलर के बाद वो दोबारा उसको जो जुर्माना तो लगना ही लगना है वो शुरू करेगा, फिर उसको सेल्फ असेसमेंट स्कीम का जो बेनिफिट है वो नहीं रहेगा, उसके बाद उसका टैक्स कितना बनता है जो FBR का सिस्टम तय करेगा, FBR तय करेगा, उसमें फिर लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि हमारा टैक्स कम बनता है, FBR ने ज़्यादा बनाया हुआ उसको, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ज़्यादा टैक्स बनता है, जो होता भी है, उसका फ़र्क भी करोड़ों में होता है। बिल्कुल ऐसे बहुत से केसेस हैं कि एक बंदे का टैक्स बनता है 7 लाख। बहुत शुक्रिया, वी गोना सी यू टुमारो। कर लें टैक्स रिटर्न फौरन से अभी आज।